अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 10। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका ये लास्ट लेक्चर है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि बच्चे अक्सर इसको समझने में गलती करते हैं। बच्चे नहीं, अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ पाते और बस इनकी डिफाइंस को बस रट्टा मार के याद कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे जाते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तब हमें इसमें बहुत ज़्यादा तंगी आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप इसकी डिफ़ाइन कर लें जो हम करते हैं। मास ऑफ एन एटम of that element relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत ही क्यों है। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम रिएक्शंस करते हैं, हम कोई भी रिएक्टेंट 2, 3, 4 जब इनको हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारे लिए ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि हम उसकी क्वांटिटी पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एटम या एलिमेंट जिसको हम ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट के तौर पर, हम उसकी क्वांटिटी पर ध्यान ना दें। मिसाल के तौर पर आप जब चाय बनाते हैं तो हम चाय में कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी, दूध हम ले लेते हैं, उसके बाद हम चीनी इसमें इस्तेमाल करते हैं और हम इसमें पत्ती को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन चीज़ों को लेते हैं और हम इनको बाद में एडजस्ट करते हैं टेस्ट के ज़रिए। जिस चीज़ की कमी होती है हम उसको ज़्यादा कर लेते हैं। अगर हमें लगता है दूध की कमी है तो हम दूध ज़्यादा डाल लेते हैं, पत्ती की कमी है तो पत्ती हम ज़्यादा डाल लेते हैं, चीनी की कमी है तो चीनी ज़्यादा डाल लेते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शंस करते हैं तब हम ये नहीं करते कि हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं हम उनकी तादाद को ज़्यादा करते रहें या कम करते रहें, हमें पता ही नहीं चलता। ये चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं, ये चीज़ें हम इनको हाथ लगा सकते, छू सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं। एक दूसरा, हम उनकी क्वांटिटी को नहीं उठा सकते। पहली बात तो ये है कि एटम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम देखते भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए हैं। तो जिस चीज़ को देखा माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जा रहा है उसको हम ऐसे ही थोड़ा ना इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी हम ऐसे ही थोड़ा ना ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया है, जिस यूनिट को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और हम इसके लिए सिंबल रखते हैं AMU को, या फिर सिंपल U। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की सिर्फ़ और सिर्फ नीड इसलिए होती है ताकि हम क्या कर सकें कि रिएक्टेंट जो हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकें। अब मेजर हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम बस कोई भी एक यूनिट हमने बना दिया और हम मेजर करने लग जाएंगे। हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है। स्टैंडर्ड यूनिट से मुराद कि हमने कार्बन को लिया है और हमने कहा है कि कार्बन के 12वें हिस्से के ज़रिए हम उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। कोई भी चीज़ जब हम उसे 1/12 कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो चीज़ अब 1 यूनिट है। तो इस तरह से हम उस चीज़ को मेजर कर लेंगे। हमें जितने यूनिट चाहिए होंगे हम उसे 1/12 से कंपेयर करेंगे और हम उसके ज़रिए उसका मास फाइंड कर लेंगे। अब आप पीरियोडिक टेबल में अक्सर देखते हैं हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उन सब का मास नीचे लिखा हुआ होता है। अब न्यू कोर्स में जो हमारे पास बुक है उसमें एक एग्जांपल दी गई है क्लोरीन की, उसमें उसने कैलकुलेशन जो की है वो मैं आपको बताता हूँ अब। और यहाँ पर आप ये याद रखें कि हम मास ऐसे ही कभी भी कैलकुलेट नहीं कर लेते किसी भी एलिमेंट का या किसी भी
एटम का हमने अभी डिफ़ाइन में उसकी बात की है कि हमारे पास डिफ़ाइन में यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि आइसोटोप्स। तो हर एक एलिमेंट जो हमारे पास है उसका आइसोटोप होता है। तो हर उस एलिमेंट के हम आइसोटोप्स को कंबाइन करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं उनकी आइसोटोपिक अबंडेंस से, फिर उसको डिवाइड करते हैं 100 से, जिसके ज़रिए हमें मास मिलता है और वो मास हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है जो कार्बन 1/12 के ज़रिए आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लोरीन की हम बात कर रहे थे, तो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Cl35, दूसरा हमारे पास होता है Cl37। Cl35 के हमारे पास आती है 75% अबंडेंस, वैसे ही 75.77 होती है, और Cl37 की आती है हमारे पास 25%। तो अब हम क्या करते होते हैं, हमने जब भी निकालनी होती है इनका मास निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीन को लिखते हैं यानी कि जैसे 35, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस से, इसको प्लस करेंगे दूसरी तरफ जो हमारे पास आइसोटोप है जैसे क्लोरीन 37, इसकी अबंडेंस है 25, इसको डिवाइड हम कर देंगे 100 से। 35 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2625, और यहाँ जब हमारे पास प्लस हो के 37 मल्टीप्लाई 25 होगा तो यहाँ आ जाएगा 925। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5, जो कि हमारे पास क्लोरीन का मास है, और ये मास हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की लाजमी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम चैप्टर इसका 3 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और इस कंप्लीट करेंगे इस बुक को अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ के अंदर अंदर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।